हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ किरनार गोयल और मैं आज आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा मैकेनिकल वेव्स का। ओके तो अगर आप जेई मेंस, एडवांस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिवाइज मैकेनिकल वेव्स। एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट 50% बच्चे तो देखते ही छोड़ देते, भड़बड़ा जाते हैं कि सर ये टॉपिक मेरे काम का नहीं है, इसके बिना मैं बाकी सारे टॉपिक पढ़ लूंगा और मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट और इसके रिवीजन के बाद आपको रियलाइज होगा कि और कितना इंपॉर्टेंट है। ओके देन सेकेंडली, अगर आपने इस टॉपिक को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो दिस माइट नॉट बी अ गुड आइडिया कि आप 30 मिनट में टॉपिक का क्विक रिवीजन कर लें। पर अगर आपने ये टॉपिक क्लास में अटेंड किया है, यू हैव गिवन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू दिस टॉपिक, ये अच्छा तरीका है उस टॉपिक को कंप्लीट पिक्चर देखने का और ओवरव्यू रखने का। ओके और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं एंड आपने रैंडमली ये वीडियो खोल लिया है तो ठीक है, कुछ सीख लो, लाइक व्हाट्सएप पे मीम शेयर करने से बेटर है। ऑलराइट, सो लेट शुरू करते हैं। मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव समझने के लिए सबसे पहले हमें इस एक कीवर्ड को समझना पड़ेगा, वेव। ओके तो ये टॉपिक जिस मोड पर हमने 11th में पढ़ा था उससे पहले हम पढ़ चुके थे अपनी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे कॉमन चीज क्या थी कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी मैटर की, जिसको हमने बोला था मास। और उस मास को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे थे तो हमने उसे बोला था ट्रांसलेटरी मोशन। राइट, हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ा। उसके बाद हमने देखा नहीं, चीजें सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करती हैं, चीजें रोटेट भी करती है। राइट, तो फिर हमने सर्कुलर मोशन में और उसके बाद रोटेशन में हमने देखा कि अरे चीजें तो रोटेट भी करना पॉसिबल है, तो हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा जो मास था वो रोटेट करने लगा। और इस चैप्टर के एंड में जब हमने कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स था, जो फाइनाइट साइज चीजें थी, वो ट्रांसलेट भी करने लगी और रोटेट भी करने लगी। राइट, इस तरीके से कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन होने लगा, जिसको हम ब्रेक कर लेते थे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। राइट, और उसी से फिर प्योर रोलिंग का फंडा हमने एक्सप्लोर किया था। राइट, तो इन सब टॉपिक्स में सबसे कॉमन बात ये थी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मास, ये ही एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट कर रहा है, ये ही है जो रोटेट कर रहा है, एंड यही है जो कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कर रहा है। बट दिस इज नॉट ऑल। फिजिक्स में कुछ ऐसे भी फिनोमेना होते हैं इन नेचर जहां पे मास ट्रांसफर नहीं कर रहा हो तो भी इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। यस, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम from one point to another point without the actual transfer of mass। और इस फिनोमिना को हम जानते हैं वेव के नाम से। तो वेव का आप अगर टेक्निकल मीनिंग में जाएंगे तो इट इज अ डिस्टर्बेंस। हम इसे एक डिस्टर्बेंस की तरह डिफाइन करते हैं दैट spreads in space and time and it carries with itself energy and momentum। क्योंकि हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, वो हम पढ़ चुके हैं। यहां पे एक डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है और उस डिस्टरबेंस में अपने अंदर एनर्जी को समेटा हुआ है और मोमेंटम को समेटा हुआ है। करेक्ट, तो जिस तरीके से आप एक कंकड़ को पानी में फेंकते हैं उस पर इस तरह की रिपल्स फॉर्म होती, तो क्या एक्चुअली पानी का एक मॉलिक्यूल यहां से यहां उड़ के जा रहा है? नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग। इस मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है जो धीरे धीरे वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा है। दिस फिनोमिना इज वी आर डिफाइनिंग एज अ डिस्टर्बेंस या अ वेव। ओके, इसी तरीके से सुनामी ले लीजिए, लाइक एक धागे पे इस तरीके से जोर जोर से जग करना शुरू कर दीजिए, वो उसे हम वेव मानते हैं। लाइक तो ये फिनोमिना हम वेव का नाम देते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि वेव को हमें फिजिक्स में डील कैसे करना है। राइट, तो सबसे पहले तो वेव को डिफाइन करना है हमें, तो हमें जानना चाहिए कि हमें वेव किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो हम अपने सिलेबस में दो तरह की वेव्स के साथ डील करेंगे। सबसे पहले तरह की वेव है मैकेनिकल वेव
एंड नॉन मैकेनिकल वेव। आपको क्लियरली इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें एक मीडियम की आवश्यकता होती है। दे नीड अ मीडियम। व्हेन आई से मीडियम, मेरा मतलब है कि उस मीडियम की इनर्शिया होनी चाहिए, उस मीडियम की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एक मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए फॉर मैकेनिकल वेव्स टू प्रोपगेट, टू ट्रांसफर। वहीं अगर हम नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो इन्हें कोई खास जरूरत नहीं है मीडियम की। ये मीडियम ना हो तो भी ट्रांसफर करती हैं एनर्जी एंड मोमेंटम, और ये मीडियम हो तो भी ट्रांसफर करने की क्षमता रखती हैं। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स के दो क्लासिक एग्जांपल्स हैं। एक हम पढ़ने वाले जस्ट अभी, वेव ऑन अ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग वेव्स, और दूसरा क्लासिक एग्जांपल है साउंड वेव्स, जो कि आपने पढ़ना शुरू किया था छठी क्लास में जब आपने पहली बार अपनी किताब में बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना था। ओके, तो मैकेनिकल वेव्स को दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव। वेव ऑन अ स्ट्रिंग को एक बेसिस पर ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। वो बेसिस क्या है, हम एक सेकंड में उस पर आएंगे। और उसी बेसिस में साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। राइट, ऐसा क्यों बोलते हैं एक सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं नॉन मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो मीडियम की उनको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कैटेगराइजेशन इस मीडियम के पार्टिकल्स पे डिसाइड करते हैं। तो हमने ये तो बोल दिया कि मैकेनिकल वेव है तो मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब लेट्स से वेव आपकी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। भाई नामकरण कर देते हैं एक्सिस का, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेट्स से आपकी वेव ट्रैवल कर रही है। तो इस वेव के जो पार्टिकल होंगे, इस मीडियम के जो पार्टिकल है, लेट्स से ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, तो ये पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हैं, अब किस तरह का मोशन कर रहे हैं वो अपने आप में एक अलग भसड़ है, पर अगर वो वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेव ट्रांसवर्स वेव है। और अगर वेव का मोशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, लेट्स से प्रोपोगेशन, इस तरीके से वेव प्रोपोगेट कर रही है और ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये इस तरीके से, राइट, ये पार्टिकल इस तरीके से किसी तरीके से मूव कर रहा है, तो इस वेव को हम डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो कई बच्चे फड़फड़ाए से, सनसनाए से रहते कि सर ये लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होता है और ट्रांसवर्स कौन सा होता है, मैं भूल जाता हूं। तो आई वुड जस्ट से आप सिमेंटिक्स पे फोकस करो। लॉन्गिट्यूडनल का लिटरल मीनिंग आपका हो जाएगा अलोंग द लेंथ, और ट्रांसवर्स का आपका लिटरल मीनिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, तो जहां पे परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो ट्रांसवर्स वेव, और जहां पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज हमारा फोकस इसे रिवाइज करने में होगा, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, जो कि एक ट्रांसवर्स वेव है। और अगर हम इसे डायमेंशन के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो हम इसे वन डायमेंशनल वेव भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके लिए हम एक स्पेसिफिक मीडियम की बात करेंगे जो कि होगी एक रस्सी, एक स्ट्रिंग। ओके, तो हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट्स से हम जिस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पे मैंने ये पहला पार्टिकल है, इसको x इक्वल टू 0 बोल देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, दिस इज x, दिस इज y। ओके, x इक्वल टू 0 को मान लेते हैं हम सारी डिस्टर्बेंसेस, हम सारी बदमाशियां यहीं से शुरू कर रहे हैं, एंड दिस इज द सोर्स पार्टिकल। तो इस धागे पे, इस स्ट्रिंग पे जो भी डिस्टर्बेंसेस होंगे वो यहीं से क्रिएट किए हुए होंगे। ओके, तो ये सोर्स है, अभी ये स्ट्रिंग फ्लैट है क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया है। लेट से मैं इसे ऊपर ले जाऊं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कहना से ये धागा इस तरीके से शेप लेने लगेगा, इस तरीके से शेप लेने लगेगा, करेक्ट। और फिर मैं ऊपर से इसे नीचे ले आऊं, मान लीजिए उतनी ही वेलोसिटी से, तो कुछ देर बाद एक शेप बन जाएगा इस स्ट्रिंग में जो कि एक ट्रायंगल जैसा हो, राइट। तो अभी शेप पे इतना ध्यान मत दीजिए, अभी इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया है और वो इस मीडियम में, इस स्ट्रिंग में एक वेलोसिटी v से ट्रैवल करेगा। ओके, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वो डिस्टरबेंस इस स्ट्रिंग में आगे बढ़ता चला जाएगा।
ओके। और अगर आप स्ट्रिंग के एक एक पार्टिकल को चुन चुन के पूछें कि भैया क्या हो रहा है आपके जीवन में, तो ये पार्टिकल आपसे बात करेगा, ये पार्टिकल आपको बताएगा कि भाई अभी मेरी बारी नहीं आई है, वेव अभी मुझसे पहले है, मैं देख सकता हूं वेव को, हाँ कुछ एक दो पल के बाद मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे कि मेरे से पहले वाले ऊपर गए थे, राइट। कुछ देर बाद जब आप उससे पूछोगे हाँ भाई कहां हो, बोल रहा हाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं अपनी वेव शुरू कर चुका हूं और मैं अपनी वापस डिसेंड कर रहा हूं अपनी पोजीशन पे। आप इस पार्टिकल से पूछोगे भाई क्या सीन है, तो ये बोलेगा हाँ मुझे वेव आती हुई नजर आ रही है। और कुछ देर बाद जब आप इसी पार्टिकल से बात करोगे तो ये पार्टिकल आपको बताएगा हाँ वेव गुजर चुकी है, कुछ देर पहले इस लोकेशन से वेव आगे बढ़ चुकी है। तो वेव, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ डिस्टर्बेंस। एक और चीज आपके माइंड में डाउट आता होगा कि सर ये ट्राइंगल है, इसकी क्या गारंटी, ये सर्कल क्यों नहीं है, ये कोई और शेप क्यों नहीं है, ये स्क्वायर क्यों नहीं है। तो वो सब शेप्स बनने के अपने अपने तरीके हैं, बट हाँ आप ये चीज इंट्यूटिवली गेस कर सकते हो कि सोर्स पार्टिकल का मोशन जैसा होगा ये चीज डिसाइड करेगी कि ये शेप क्या बनने वाला है, ओके, किस तरह के डिस्टर्बेंस स्पेस में आगे बढ़ने वाले। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप स्ट्रिंग पर वेव जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर अब बात कर लेते हैं वेव को हम मैथमेटिकली कैसे डील करेंगे, ओके। वेव का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किस तरीके से होगा। भाई हमें इन दी एंड चीजें गणित के सांचे में उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इक्वेशंस बनानी है, हमें रिजल्ट्स निकालने हैं, हमें कंक्लूड करना है और हमें अप्लाई करना है। ऑलराइट, तो सारा गेम इस पूरे चैप्टर का एक चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसे मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, t बोल देता हूं। कई किताबों में ये साई लेटर भी डिनोट किया जाता है, साई एज अ फंक्शन ऑफ x, t। इसे हम नाम देते हैं वेव फंक्शन का। हम क्या बोलते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है वो हम एक सेकंड में रियलाइज करेंगे। सो दिस होल डिस्कशन वुड बी अबाउट दिस थिंग कॉल्ड वेव फंक्शन। तो याद करो वो रस्सी जो हमने अभी अभी जिसकी बात की, राइट। तो इस रस्सी में हमने x इक्वल टू 0 जो कि आपका सोर्स पार्टिकल है, यहां पे एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, ओके। और ये डिस्टर्बेंस जनरेट करने के बाद वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, तो हम किसी भी एक रैंडम पार्टिकल पे जाके बैठ जाएंगे x पर और हम पूछेंगे कि भैया कैसा चल रहा है जीवन तुम्हारा, क्या है तुम्हारा हाल। तो वो बोलेगा कि देखो मेरे लोकेशन पे वेव को आना है, या तो वो आ चुकी है या वो अब आएगी या फिर कुछ ना कुछ सीन होगा, राइट। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि वेव के आने से मेरा y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होने वाला है, ओके। या तो मैं ऊपर जाने वाला हूं या मैं नीचे जाने वाला हूं या कुछ ना कुछ मोशन मेरा होने वाला है, राइट। क्योंकि मेरी लोकेशन x है और ये तो कौन बताएगा, ये बात वक्त बताएगा, राइट। तो जो मेरा मोशन है, मेरा y कोऑर्डिनेट है, वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कि मैं कौन हूं, मेरी लोकेशन क्या है, व्हाट इज द x आई एम लोकेटिंग एट, राइट, एंड व्हाट इज द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। आप किस वक्त पे मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या है। तो वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो x और t पे डिपेंड कर रहा है, ऑलराइट। तो अगर आप इस फंक्शन को लेट से बोले कि भैया मुझे पूरी रस्सी के हर पॉइंट से मतलब नहीं है, मुझे इस एक पॉइंट का बताओ क्या हाल है। मैंने उसको खाने को दिया, ले तू ये x की वैल्यू ले और मुझे बता कि इस x की वैल्यू पर, इस लोकेशन पर, इस एड्रेस पर क्या हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस एक x की वैल्यू पे जाएगा, बोलेगा क्या तुम x इक्वल टू x नॉट हो। पार्टिकल बोलेगा हाँ मैं x इक्वल टू x नॉट हूं, तो मुझे तुमसे मतलब है, मतलब मुझे और किसी पार्टिकल से मतलब नहीं है, ओके। तो अगर आप पार्टिकल की लोकेशन फिक्स कर देंगे तो ये फंक्शन आपको y इक्वल्स टू f ऑफ t दे देगा एट x इक्वल टू x नॉट, राइट। अगर आप इसे x की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो ये एक टाइम का फंक्शन बन जाएगा एट x इक्वल टू x नॉट। यू फॉलोइंग इट, राइट। अगर आप इसे लेट से एक टाइम फिक्स करके दे दें कि भाई मुझे लोकेशन का तो पता नहीं, लोकेशन तुम अपने हिसाब से देखो, पर t इक्वल टू टी नॉट टाइम पर इस रस्सी के साथ क्या हो रहा है मुझे वो बता दो। तो ये फंक्शन आपको क्या दे देगा, ये फंक्शन आपको y इक्वल टू एफ एक्स दे देगा
एट टी इक्वल टू टी नॉट। ऑलराइट, और अगर आप इसे दोनों वैल्यूज फीड कर दें, लेट से आप इसे बोलें कि भाई मैं तो दोनों चीजें तुम्हें दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू एक्स नॉट है और t इक्वल टू टी नॉट है। मैंने तुम्हें लोकेशन भी दे दी और मैंने तुम्हें टाइम भी बता दिया, इस पते पर इस वक्त पर क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो ये एग्जैक्टली मुझे y की वैल्यू निकाल के दे देगा और वो बोलेगा एट t इक्वल टू टी नॉट x इक्वल टू एक्स नॉट। राइट, ये कुछ वैल्यू दे देगा मुझे कि भैया आपका पार्टिकल जो इस पते पर है, इस वक्त पर इस y कोऑर्डिनेट पर पाया जाएगा। ऑलराइट, तो तीन तरीके से आप इसे डील कर सकते हैं। राइट, और भी चीजें हम देखेंगे, हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे। तो सारा गेम रिवॉल्व करेगा वेव फंक्शन, कह रहा हूं कि आप उस वेव फंक्शन को किस तरीके से क्या फीड करें। राइट, अब बात करते हैं कि ये तो समझ आ गया कि ये वेव फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि वेव फंक्शन आएगा कहां से, हाउ डू वी गेट दिस वेव फंक्शन। तो ध्यान देना, ये रस्सी है, ओके, x इक्वल टू 0 सोर्स पार्टिकल, करेक्ट। आप x इक्वल टू एक्स पर चाहते कि t टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो ध्यान दें, y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t इज ऑल्सो y ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 एट t माइनस एक्स बाई वी। भाई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। और वो रीजनिंग क्या है कि लेट से ये डिस्टर्बेंस जो आपने यहां क्रिएट किया, इसके शेप पे इस एक पल के लिए ध्यान मत दो, ये डिस्टर्बेंस v स्पीड से आगे ट्रैवल कर रहा है। ओके, आपने t इक्वल टू टी टाइम पर यहां डेरा जमा लिया और आपने पूछा कि भाई तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू एक्स पर। तो पार्टिकल ने बोला मुझसे मत पूछो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो इतिहास के पन्नों में जाओ और ये पता करो कि कुछ समय पहले ये सोर्स पार्टिकल कहां था। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि कुछ समय पहले सोर्स पार्टिकल कहां था, तो मैं इस वक्त वहीं पर हूं। राइट, क्योंकि अब वो कितने समय पहले, तो अगर यहां पे टाइम t हो रहा है तो कहना से यहां वेव ने कितनी देर में ट्रैवल किया। अगर ये x है, ये v है, तो कहना से आपको t माइनस एक्स बाई वी टाइम रिवाइंड करना पड़ेगा। राइट, आप इस पार्टिकल से जानना चाहते हैं कि तुम कहां हो, तो इसने आपको बोला भाई तुम रिवाइंड करो। कितना टाइम रिवाइंड करे, इतना टाइम रिवाइंड करो। और कहां जाएं, सोर्स पार्टिकल पे जाओ और उससे पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे इस टाइम पे, तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो वेव फंक्शन होता है वो y इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी के फॉर्म में आता है। थोड़ा सा आप इसका मेकअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह के फंक्शन से आप एक ट्रैवलिंग वेव का मैथमेटिकल फॉर्मेशन करते हैं कि किसी भी तरह की ट्रैवलिंग वेव अगर संसार में होगी तो उसमें x माइनस वी टी का फॉर्मुलेशन आएगा। अगर आपकी वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो लेट से आपकी वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो t माइनस एक्स प्लस वी की जगह x बाई वी की जगह t प्लस एक्स बाई वी आ जाएगा और यहां पे जो फंक्शन होगा वो प्लस हो जाएगा। राइट, तो अगर आप एक फंक्शन देख रहे हैं, लेट से y इज 1 अपॉन एक्स माइनस वी टी स्क्वायर, सो आपको x माइनस वी टी यहां पे दिख रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव। दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रैवलिंग वेव, ये एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, पर इस चीज का ध्यान रहे कि x माइनस वी टी और x प्लस वी टी एक साथ किसी फंक्शन में ना आ जाए। राइट, x माइनस वी टी और x प्लस वी टी एक्सक्लूसिव है भाई, या तो वेव पॉजिटिव में जा रही है या वेव नेगेटिव में जा रही है भाई, एक ही वेव दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकती। करेक्ट, तो इस तरीके से हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, हाँ मुझे पता है स्टैंडिंग वेव की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम मैथमेटिकली वेव को फॉर्मुलेट करते हैं। अब आपके मन में पॉइंट आएगा, सर ऐसे तो करोड़ों करोड़ों खरबों तरह की वेव्स हो सकती हैं। राइट, हमने क्या हर वेव का ठेका लिया हुआ है, हमारा सिलेबस तो इत्तुस है। हाँ, तो हमने हर वेव का ठेका नहीं लिया है, हमने एक स्पेशल किस्म की वेव का ठेका लिया है जिसको हम बोलेंगे हार्मोनिक वेव। भाई हमारी जितनी मैथमेटिकल औकात है हम उतनी ही बात करेंगे। राइट, हमें वो ही वेव फंक्शंस दिए जाएंगे जो हमसे मैथमेटिकली डील किए जाने लायक हों। ओके,
तो हार्मोनिक वेव का क्या मतलब है कि ये आपने धागा ले लिया और इस पे जो सोर्स पार्टिकल है आपने इसको नचा दिया और आपने इसको एक पैटर्न के साथ नचा दिया। आपने इस पार्टिकल को क्या करवाया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर का डीएनए है हमारे सिलेबस के परव्यू में, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा दिया तो लेट्स से एट x इक्वल टू 0 आपने मोशन करा दिया y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आपने इस तरीके से इस x इक्वल टू 0 को मूव करने को बोला कि भाई इस तरीके से जा, ऊपर जा, फिर ठहर जा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा, फिर ठहर जा। इस तरीके से एक ऑसिलेशन तुम कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और अगर हम अपना मैथमेटिकल लॉजिक लगा देंगे तो हम किसी भी x, t पर जा सकते हैं। a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी कुछ देर पहले, तो बेसिकली एक वेव का जो फंक्शन आ जाएगा दैट वुड बी a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा बाय वी एक्स प्लस 5, करेक्ट। तो रफली ये इस तरीके से कुछ वेव दिखने लगेगी आपको, राइट। इस तरीके से एक साइनोसॉइडल शेप आपको दिखने लगेगा क्योंकि ये शेप बनेगा जब आप सोर्स पार्टिकल से क्या करवाएंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस ओमेगा बाय वी का आप एक खास तौर पर नामकरण कर देते हैं जिसे हम K बोलने लगते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हमारी इस वेव फंक्शन पे जो कि हमने अभी अभी बड़े ही प्यार से डिराइव किए। y एज अ फंक्शन ऑफ x, t इज a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। तो इसको हम नाम देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव विच इज हार्मोनिक, राइट। हार्मोनिक मतलब सोर्स पार्टिकल से सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने करवाया, राइट। एक एक वेरिएबल को अपने अंदर समा लेने दो, लाइक 80% ऑफ दिस क्वेश्चंस इन एग्जाम्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन से। उसके लिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक एक वेरिएबल आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ए जो है आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। कि अगर आपने सोर्स पार्टिकल को इस तरीके से नचाया है, राइट, तो SHM है तो SHM का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा, राइट। तो इस एम्पलीट्यूड को आप ए बोल देते हैं, राइट। SHM का एक ओमेगा भी होगा, करेक्ट, और SHM का एक टाइम पीरियड भी होगा, एक फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो वो सारी चीजें यहां पे स्टैंडर्ड है। इसको आप डिफाइन करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है, 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज अ टाइम पीरियड, कि एक ऑसिलेशन किसी एक पार्टिकल का पूरा कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, राइट। लेट्स से सोर्स पार्टिकल ने यहां से शुरू किया तो कितनी देर में वापस ये अपना मोशन रिपीट करेगा, उसे हमने टाइम पीरियड बोला था, करेक्ट। देन ओमेगा को हम 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं, राइट। के को हम डिफाइन करते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये तो हमने एक नया नवेला वेरिएबल डिफाइन किया यहीं पे, और इसकी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन v। v क्या है, व्हाट इज v? v इस डिस्टर्बेंस का जो कि स्ट्रिंग पे जन्म लिया है उसका स्पीड है। रिमेंबर v, अ गुड ओल्ड फ्रेंड v, ओके। तो v इज बेसिकली द velocity or the speed rather of the wave with which it is traveling in the space. तो angular wave number omega by v which is equal to 2 pi by lambda। अगर आप rearrange करेंगे चीजों को तो v equal to f lambda आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेस ऑफ द हार्मोनिक वेव, करेक्ट। क्योंकि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है कि हम SHM को हमेशा मीन पोजीशन से ही मूव कराना शुरू करेंगे। हम हो सकता है एक्सट्रीम पोजीशन से मूव कराना शुरू करें, हो सकता है नेगेटिव एक्सट्रीम से हम मूव कराना शुरू करें। तो वो सब चीजें कहां अकाउंट में आती हैं, वो सब चीजें अकाउंट में आती है फाई में, एंगुलर वेव नंबर इनिशियल फेस फाई। तो अगर आप इस पूरे फंक्शन से वाकिफ हो चुके हैं तो अब हम इस फंक्शन के साथ खेलना चाहते हैं। अब देखते हैं इस फंक्शन से हम सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो कंक्लूड करेंगे, ओके। तो मान लीजिए ये हमारी रस्सी है, ये सोर्स पार्टिकल, इस सोर्स पार्टिकल से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहे हैं विद इनिशियल फेस ऑफ 0,
ओके इसको मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हैं और इसको अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं। तो मान लेते हैं टाइम पीरियड का हाफ जब होगा तो ये पार्टिकल लौट के अपनी मीन पोजीशन पर आ चुका होगा इस तरीके से, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अब इसे कहां जाना है, अब इसे नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाना है। ओके सिमिलरली उसका जस्ट जो पड़ोसी है, बगल वाला जो पार्टिकल, वो क्या बोलेगा कि हाँ तू चल, आई एम जस्ट फॉलोइंग यू। तो ये सेकेंड पार्टिकल यहां है, क्योंकि इस वक्त ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो जस्ट dt टाइम के बाद ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे आने वाला है। ओके तो इस तरीके से सब अपने पिछले पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ अ डिस्टर्बेंस प्रोपगेट्स। तो मैंने यहां पे स्ट्रिंग का शेप ड्रॉ कर दिया एट t = t/2, और मैंने कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए जो कि इनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके अब इससे क्या मतलब है, तो अगर आप इनकी वेलोसिटी को कंक्लूड करेंगे, लेट से कि ये dt टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, dt टाइम बाद ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो देख लेते हैं क्या शेप बनने वाला है। इस तरह का एक शेप बनेगा। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये ब्लैक वाली स्ट्रिंग जो कि t = t0 पर थी, और रेड वाली शेप जो कि t = t0 + dt है, क्या ये डिस्टरबेंस आगे प्रोपोगेट कर चुका है इन टाइम dt? इसी तरीके से एक वेव प्रोपोगेट कर रही है, क्योंकि SHM हमारा सोर्स पार्टिकल का मोशन है, तो जो पार्टिकल्स हमारे मीन पोजीशन पर है उनके वेलोसिटीज मैक्सिमम है, इसलिए मैंने उनके वेलोसिटी वेक्टर्स सबसे ज्यादा लेंथ के रखे, और जो पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं वो रेस्ट पर हैं, तो इसलिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0, इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 एंड सो ऑन। ओके तो इस तरीके से डिस्टरबेंस अपने आप आगे बढ़ रहा है स्पेस में। अब वेलोसिटी का भी ऑफिशियल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर देते हैं। तो हमने अभी अभी वेव फंक्शन की बात की, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में y = sin ωt - kx + phi आया। ओके हम इसे डिफरेंशिएट करके भी काफी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा भाई, x को वेरिएबल की तरह ट्रीट ही मत करो, सिंपल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये फंक्शन हो जाएगा a ω cos ωt - kx + phi। इज दिस करेक्ट? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो पल आंखें बंद करके सोचोगे तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करेगा y के चेंज होने की रेट। किसी भी पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, इसलिए हमने यहां पे x को फिक्स किया। लेट से हम दूसरा काम करें, हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और हम लेट से टाइम फिक्स कर दें कि भाई तुम इस टाइम पे बात करो और तुम y का चेंज बताओ x के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा y = -ak cos ωt - kx + phi। इज दिस करेक्ट? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, del y by del x dy by dx, दिस इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज स्लोप, राइट? ये स्लोप डिफाइन करेगा, और स्लोप ही डिसाइड करेगा कि स्ट्रिंग का शेप क्या होगा किस टाइम पर, t = t0 पर। ओके तो आप इस फंक्शन को दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी मिलेगा, और अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको शेप मिलेगा, स्लोप की जानकारी मिलेगी। ओके आप यहां एक चीज ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आप एक रिश्ता कायम कर सकते हो इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स में। आप देख सकते हो कि del y by del t 1/a ओमेगा is equals to del y by del x minus 1/a k। भाई a चल बसा, और आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपको तो मिल जाएगा del y by del t equals to -v velocity of wave times del y by del x। करेक्ट? इसको आप क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अभी अभी डिक्लेयर करके आए, इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स, क्या मैं इसे स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग बोल सकता हूं? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जहां जहां आपकी फिजिक्स में वेव अकर करेगी
हम इसे लीनियर वेव इक्वेशन का नाम देते हैं, और जितनी भी वेव्स हैं वो इस वेव डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। इसका फिजिकल फील भी आप ले सकते हो। अभी अभी हमने देखा कि फिजिकली ये चीज इस तरीके से दिखाई देगी। आप बहुत ही अपनी पैनी नजर से नोट कर सकते हो कि लेट्स से हम स्ट्रिंग में इस तरीके से बात करें, यहां पे हम इस पार्टिकल की बात करें, हमने ये एक्स फिक्स कर दिया, तो अगर आप इस स्ट्रिंग के मोड पर स्लोप अगर ऑब्जर्व करोगे तो कैन आई से स्लोप आपका पॉजिटिव है, राइट? आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कैन आई से बाय दिस लॉजिक ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आना चाहिए, करेक्ट? एंड बाय द सेम लॉजिक, अगर वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव आना चाहिए, करेक्ट? वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या आपका पार्टिकल नीचे जा रहा है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसलिए आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आ रहा है। आप कोई और दूसरा पार्टिकल ले लो, लेट से आप इस पार्टिकल की बात करो, यहां पे आप इसका स्लोप देख लो। इसका स्लोप देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि दिस स्लोप इज व्हाट? नेगेटिव, और ये स्लोप नेगेटिव है, तो हमारे लॉजिक के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव आनी चाहिए। दैट इज व्हाई दिस पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? तो ये एक ब्यूटी है साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेव्स जो कि पॉजिटिव वी में ट्रैवल कर रही हैं उनके लिए। अगर ये नेगेटिव वी में ट्रैवल कर रही होती तो ये ट्रेंड्स अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन में आप एडजस्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उसके बाद अब बात होती है कि भाई इस वेलोसिटी कैसे निकाली जाए इस वेव की, राइट? वेलोसिटी ऑफ वेव। ओके, तो अब बात आती है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैसे कैलकुलेट की जाए। कि मान लिया ये डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लिया ये डिस्टरबेंस हार्मोनिक है एंड सब कुछ, पर ये कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ये वेव कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो ये फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करनी चाहिए, राइट? मैंने कितनी जोर से सोर्स पार्टिकल को जर्क किया है उस पे, और ये रस्सी एक्चुअली कितनी डेंस है ये उस चीज पे डिपेंड करेगी। तो आप अगर अपनी कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खोल लेंगे या नोटबुक देखेंगे तो ये टेंशन पे डिपेंड करती, राइट? और यहाँ पे आप एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाएं जो कि इसी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, राइट? लेट से ये आप ये निम्बस 2000 लेके बैठ गए और आप इसी स्पीड से वेव के साथ साथ पैरेलल चले जा रहे हैं और आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक छोटे से एलिमेंट का सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो आपको इस वेव की वेलोसिटी दे देगा। सो दिस इज v इक्वल्स टू रूट टी बाय म्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो आप नोट करें कि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करती है सिर्फ टेंशन पे और लीनियर मास डेंसिटी पे म्यू, करेक्ट? लीनियर मास डेंसिटी म्यू। फाइन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी। मान लेते हैं हमारी जो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर वेव में, हम कोई भी दो एलिमेंट पर अपना फोकस जमा लेते हैं। हम लेट से बात कर लेते हैं ये दो एलिमेंट्स की और उनको यहां पे कंक्लूड कर लेते हैं। मान लेते हैं टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पर ये वेव इस तरह की थी, और कुछ देर बाद जब हमने इस वेव को ऑब्जर्व किया तो ये वेव कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गई, राइट? इस तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट करेगी। तो आप फोकस करें सिर्फ दो पार्टिकल्स पर, सब पे मत करें, टू कंक्लूड कि क्या हो रहा है यहां पे। लेट से हम ये एक छोटा सा पार्टिकल है इस पे कंक्लूड करते हैं, करेक्ट? और लेट से हम फोकस करते हैं इस पार्टिकल पे, फाइन। तो इसको बोल देते हैं पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। तो जब वेव t इक्वल टू टी नॉट पर थी तो ये पार्टिकल अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे था, और जब वेव t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी पर आई कुछ देर बाद तो ये पार्टिकल आ गया मीन पोजीशन, राइट? नीचे आ गया चल के।
वहीं इसका एक काउंटर पार्ट है, दूसरा पार्टिकल, जो t इक्वल टू टी नॉट पर मीन पोजिशन पे था और t इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी पर वो एक्सट्रीम पे चला गया। तो कहना है इसे इस तरीके से सभी फेस के पार्टिकल्स आपको इस पूरी स्ट्रिंग में मिलते चले जाएंगे। कहना है इसे यहां पे पार्टिकल रेस्ट पे था, यहां पे वो अपनी फुल स्पीड में आ गया, राइट। यहां पे वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी मैक्स है। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए टी नॉट पे वेलोसिटी मैक्स है और यहां पे उसकी वेलोसिटी 0 है, करेक्ट। तो आप दो तरह की यहां पे एनर्जीज डिफाइन करते हैं, एक आप डिफाइन करते हैं एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी और एक आप डिफाइन करते हैं एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ dm vp स्क्वायर से डिफाइन कर सकते हैं। इस एलिमेंट का मास अगर मैं मान लूं छोटू सा dm और उसकी वेलोसिटीज vp, हाफ dm vp स्क्वायर, वैल्यूज वगैरह रखोगे तो आपको मिल जाएगा हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फलाना फलाना dx। ये फलाना फलाना वही आपका फंक्शन कॉस kx माइनस ओमेगा टी वाला जो आपका वेव इक्वेशन में आता है, ओके। देन आप u सॉल्व करोगे तो u होता है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। हमारे पास ये भसड़ करने का भी टाइम नहीं है और टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, और ये चिपक जाएगा आपके दिमाग में जिस मोमेंट पर आपको पता चलेगा कि ये एलिमेंट एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, विच इज अगेन हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फलाना फलाना dx, ओके। फिर भी आपको अगर चुल मच रही है कि सर ये du आएगा कैसे, हाउ डू वी डिराइव दिस, ऐसा कैसे मान लूं कि ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर आएंगे। कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लो या अपने लेक्चर नोट्स खोल के देख लो, ये चीज आपको मिल जाएगी टी dx से, आप इसे ज्योमेट्री के थ्रू डिराइव करते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल, विच इज इक्वल्स टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स dx। तो आप अगर टोटल एनर्जी देखेंगे वेव की तो वो ट्वाइस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, दैट वुड बी गिवन बाय म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स dx। भाई ये जो कॉस स्क्वायर फंक्शन है ये इस पूरी स्ट्रिंग में वेराइटी इंश्योर कर रहा है। बाय वेराइटी मेरा मतलब है कि ध्यान दो भाई, इस धागे पे ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो टी पर अपने एक्सट्रीम पर है, करेक्ट, और ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो मीन पर है। तो बेसिकली एक ही वक्त पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसी वक्त पर ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो चुपचाप एक्सट्रीम पर बैठे हो, राइट। तो वो जो वेराइटी की मैं बात कर रहा हूं वो आपको इस कॉस फंक्शन से मिलेगी कि जहां पर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर बैठे वहां पे कॉस फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी, और जहां पर आप मीन पोजीशन पर हैं तो आपका कॉस फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो उसी हिसाब से आपकी टोटल एनर्जी होगी। फिर आप डिफाइन करेंगे पावर। पावर को आप बोल सकते हैं dt बाय dt, एनर्जी की ट्रांसफर होने का रेट। तो जब आप इसे dx को dt से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा म्यू v ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स dx, करेक्ट। इस तरीके से आप कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है वो देख सकते हैं। अगेन यहां पे फिर से कॉस स्क्वायर फंक्शन है, इसका मतलब है कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे ये कॉस फंक्शन 0 होगा, कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे कॉस स्क्वायर फंक्शन 1 होगा, कोई पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे कॉस स्क्वायर फंक्शन 0 से 1 के बीच में होगा, राइट। इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पे मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पे कुछ बीच की रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ओके। देन आप डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन, ओके। सुपरपोजिशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। तो लेट्स से ये इस तरह की एक वेव पल्स मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे जनरेट की जो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ओके। लेट्स से मैं इसी स्ट्रिंग पर दूसरी साइड से एक पल्स इस तरीके से थ्रो करूंगा, तो कहना इसे आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जहां एक ही टाइम पर ये दोनों वेव्स एग्जिस्ट करने की कोशिश करें। उस टाइम पर क्या होगा गौर करना जरा। तो कहना इसे अगर सिर्फ लेफ्ट वाली पल्स होती तो वो इस तरीके से बिहेव करती, करेक्ट,
और अगर सिर्फ राइट वाली पल्स होती तो वो इस तरीके से बिहेव करती। पर क्या अभी सिर्फ एक पल्स है? नहीं, अभी दोनों पल्सेस हैं। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सुपरपोजिशन करेंगे। y इज कॉल्ड y1 प्लस y2, राइट। एक बहुत ही सधा हुआ अप्रोक्सीमेशन आपको कहता है कि अगर ये एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा नहीं है तो आप एल्जेब्रिकली दोनों वाइज को ऐड कर सकते हो, दोनों वेव फंक्शंस को लीनियरली ऐड कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है फिजिकली वो देखना कि इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम कि भाई तुम बताओ क्या करना चाहते हो। लेफ्ट वाली वेव तुम्हें बोल रही है y1 पे जाओ, राइट वाली वेव तुम्हें बोल रही है y2 पे जाओ। तो इसने बोला ठीक है, लेफ्ट वाली वेव कहती है y1 पे जाना है, राइट वाली वेव कहती है y2 पे जाना है, मैं एक्चुअली चला जाऊंगा y1 प्लस y2 पे, राइट। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स ये काम करेंगे और इस तरीके से आपका शेप बन जाएगा, राइट। ये सारे y1 और y2 ऐड होते चले जाएंगे और आपकी स्ट्रिंग का फाइनल शेप आएगा, राइट। तो ये काम होने के बाद फिर कुछ देर बाद जब आप इसी तरह की सिचुएशन में इस वेव को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों गुजर चुके हैं। राइट वाली वेव अब गुजर चुकी है और लेफ्ट वाली वेव इस तरीके से जा रही है। किसी एक पॉइंट पर इनका सुपरपोजिशन हुआ है, राइट, इनका मिलन हुआ है और वो मिलन हम पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिकली और फिजिकली। लेट्स से एक सिचुएशन में आपने राइट से दी इस तरीके से पल्स पॉजिटिव वाई में और लेफ्ट से दी इस तरीके से पल्स नेगेटिव वाई में, ओके। तो लेफ्ट के मुताबिक पार्टिकल को ऐसे जाना था, राइट के मुताबिक पार्टिकल को ऐसे जाना था। अब भाई साहब पार्टिकल आपसे पूछ रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। लेफ्ट वाली वेव मुझे बोलती है कि पॉजिटिव वाई में y1 जाना है, राइट वाली वेव मुझे बोलती है कि नेगेटिव में जाना है y2। व्हाट शुड आई डू? सो यू शुड सिंपली चिल एंड सुपरपोज। व्हाट शुड यू डू? यू शुड चिल एंड सुपरपोज। चिल एंड सुपरपोज का मतलब क्या है कि भाई y1 जितना भी है उसको y2 में ऐड करो, राइट। कुछ नेगेटिव आ जाए कोई बात नहीं, उसका शेप बना दो, तो दैट्स इट। ये आपका फाइनल शेप हो जाएगा, ये दोनों वेव सुपरपोज करके, राइट, सुपरपोज करके। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। और कुछ देर बाद जब ये सुपरपोज करके खत्म हो चुका होगा तो ये नेगेटिव वेव इस तरीके से निकल जाएगी और ये पॉजिटिव वेव इस तरीके से अपने रास्ते निकल जाएगी। तो ये एक विजुअलाइजेशन फील हो गई सुपरपोजिशन की। अब देख लेते हैं किस तरीके से हमें इनकी इक्वेशंस के साथ डील करना है। सो लेट्स से फर्स्ट वेव का फंक्शन हम ले लेते हैं a1 sin kx माइनस ओमेगा टी। लेट्स से उसी टाइम पर उसी स्ट्रिंग पर एक दूसरी वेव है जिसका फंक्शन है sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस सम फाई, राइट। मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए मैं एंगुलर वेव नंबर्स और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सेम ले रहा हूं, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है एंड कुछ फेज डिफरेंस है, ओके। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इन दोनों वेव्स को स्ट्रिंग पे सुपरपोज करेंगे तो y रिजल्टेंट जो आ जाएगा आपका y1 प्लस y2। अब किस तरीके से सुपरपोज करना है तो उसके लिए आपका गुड ओल्ड फ्रेंड फेजर, आप इस तरीके से एम्पलीट्यूड a1 मार्क कर दो अपने फेजर में और एम्पलीट्यूड a2 जो है वो एक 5 फेज से आउट है, करेक्ट, 5 फेज आगे है। तो आप इसका वेक्टर रिजल्टेंट ले लोगे तो आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, राइट। ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? डू यू रिमेंबर? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये आपकी इस वेव से कितना फेस में आगे है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, आप थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दिस अपॉन दिस एंड दिस इज व्हाट a2 sin अल्फा अपॉन a1 प्लस a2 cos अल्फा, राइट। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा a रिजल्टेंट और उसका फंक्शन होगा sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा आप यहां से निकालेंगे और a रिजल्टेंट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इन दोनों वेव्स को सुपरपोज किया तो
तो आपकी रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ओके, अब आपके मन में खूब सवाल दौड़ रहे होंगे कि सर के अलग हो गया तो क्या करूं, ओमेगा अलग हो गया तो क्या करूं, राइट? तो अभी उस भसड़ में आप ना पड़े, हमें अपनी मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी बरकरार रखनी है और आपके एग्जाम में ये काम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई सुपरपोजिशन की। अब सुपरपोजिशन में भी कुछ खास केसेस हैं भाई, आप इसे गौर से देखें भाई। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे cos फाई जो है इसकी वैल्यू 0 होगी, राइट? ये जो cos फाई हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां cos फाई की वैल्यू 0 होगी, कुछ केसेस में cos फाई की वैल्यू 1 होगी, राइट? इसका फिजिकली मतलब क्या है वो इमेजिन करना। तो cos फाई की वैल्यू 0 कहां होती है? π/2 पे। cos फाई की वैल्यू 0 π/2 पे होती है। अगर आपकी वेव्स इस तरीके से स्पेस एक ही स्ट्रिंग पे आ रही है, इसका मतलब एक वेव का एम्पलीट्यूड, एक वेव का फेजर जब शुरू कर रहा है, दूसरी वेव का फेजर अपने एम्पलीट्यूड पर है, राइट? मतलब एक वेव चाहती है कि ये पार्टिकल मीन पर रहे, दूसरी वेव चाहती है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पर रहे, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? इस तरीके से इनका सुपरपोजिशन हो रहा है, करेक्ट? वहीं cos फाई इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? cos फाई इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये दोनों a1 और a2 फाई इक्वल टू 0 पे प्रेजेंट है। ओके, ये दोनों सेम फेस में रोटेट कर रहे हैं, करेक्ट? और सेम फेस में रोटेट करने का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में एक कंस्ट्रक्शन होगा, एक कंस्ट्रक्टिव काम होगा, इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, राइट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों का मैक्सिमा एक साथ अचीव हो रहा है, राइट? इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब cos फाई -1 हो जाएगा, cos फाई -1 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आपका होगा वो a1 - a2 होगा, राइट? इससे आप कंक्लूड कर लीजिए ये a1 - a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 + a2 हो जाएगा, करेक्ट? और इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बी √of a1² + a2²। तो ये तीन केसेस आपको स्पेशली याद होने चाहिए, राइट? ये जो केस हमने देखा कि दोनों फेजर साथ में घूम रहे हैं, दिस करेस्पॉन्ड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों वेव्स का मैक्सिमा साथ में आ रहा है, मिनिमा साथ में आ रहा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर दोनों वेव्स एकदम ऑपोजिट काम कर रही हैं तो ये वाला काम होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मार काट मचा देना, बर्बादी कर देना। एक वेव चाहती है कि पार्टिकल पॉजिटिव पे जाए, दूसरी चाहती है कि पार्टिकल नेगेटिव पे जाए। इस तरह का इंटरफेरेंस उस पर्टिकुलर वेव में हो रहा है, राइट? ये फिगर आपका बन जाएगा, राइट? ये पार्टिकल पहली वेव के हिसाब से चाहता है कि y = a1 पे जाए, और दूसरी वेव चाहती है कि ये पार्टिकल y = a2 पे नीचे जाए। तो टेक्निकली क्या होगा? a1 - a2 पर जाएगा, राइट? ये रिजल्टेंट हो जाएगा a1 - a2। तो ये दो स्पेशल कंडीशंस आप याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे अगले चैप्टर्स में इन स्पेशली साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आने वाला है, ऑलराइट? तो ये बात हो गई सुपरपोजिशन की। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग वेव्स। ओके, तो याद करो कि अगर हम दो मीडियम ले लें, लेट से हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लें और हम यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग लें, ओके? लेट से इसका मीडियम μ1, इसका डेंसिटी μ2, ओके? यहाँ पे k1, k2 इनका एंगुलर वेव नंबर। तो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव डालते हैं ai sin kx - ωt, इस तरीके से ये इस बाउंड्री पॉइंट पर आगे बढ़ रही है। तो कैन आई से ये वेव एक रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और अगर ये रेयरर से डेंसर में ट्रैवल कर रही है तो ये पॉइंट जो है ये एक रिजिड पॉइंट की तरह काम करेगा, और ये रिजिड पॉइंट की तरह काम करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो फेस में इन्वर्टेड होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी AR, उसकी इक्वेशन दी जाएगी sin
के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि वो इन्वर्ट हो चुकी है, K1, राइट। वहीं कुछ वेव ट्रांसमिट भी हो जाएगी मीडियम 2 में, तो इस वेव का भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, y ट्रांसमिटेड इज A ट्रांसमिटेड साइन, अब मीडियम बदल चुका है तो हमें K2 लेना पड़ेगा, K2x माइनस ओमेगा टी, और इसका फेस वो ही रहने वाला है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि फाइनली लेफ्ट जो स्ट्रिंग है, इस P पॉइंट के लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है, सॉरी, उस पे इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होने वाला है, और राइट में जो स्ट्रिंग है उसमें आपको ट्रांसमिटेड वेव मिलेगा। सो y लेफ्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड, एंड y ऑन राइट साइड इज इक्वल्स टू y ट्रांसमिटेड। ऑलराइट, इस तरीके से आप इस वेव को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाली, आपकी लेफ्ट वाली वेव हेवियर हो और राइट वाली वेव लाइटर हो, मतलब अब आपकी वेव जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो लाइट आपकी जो वेव है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो कैन आई से दिस विल एक्ट एज अ फ्री एंड, ये रिजिड एंड की तरह काम नहीं करेगा, ये फ्री एंड की तरह काम करेगा। तो आप उस केस में किस तरीके से रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देखेंगे, नोट कीजिए। तो फ्री एंड में क्या फेस चेंज अकर होगा वेव में? नहीं, फेस चेंज नहीं होगा। और क्या ट्रांसमिट होगी? बिल्कुल ट्रांसमिट होगी। ओके, तो आप इसे रिफ्लेक्टेड वेव बोल सकते हैं, ए रिफ्लेक्टेड साइन k1x प्लस ओमेगा टी, यहां पाए का फेस चेंज नहीं आएगा, y ट्रांसमिटेड इक्वल्स टू a ट्रांसमिटेड साइन k2x माइनस ओमेगा टी। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज में भिन्न-भिन्नाना मत कि सर रिजिड एंड और फ्री एंड कैसे पता करेंगे। भाई रिजिड एंड का मतलब जो कि फिजिकली रिजिड होने वाला, राइट, रेयरर से डेंसर में जा रही, तो ये पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह काम करेगा। वहीं ये जो फ्री एंड है ये एक फ्री पॉइंट की तरह काम करेगा। ओके, तो हम ये रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड भी कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वेव, और हम ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड भी कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द इंसिडेंट वेव। तो आप इन एंड्स की ज्योमेट्री पे ध्यान देंगे तो वो चीज डिराइव होती है, बट टेक्निकली वी आर राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। तो AR अपॉन A इंसिडेंट आपका आता है K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, और आपका A ट्रांसमिटेड अपॉन A इंसिडेंट आता है 2K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि ट्रांसमिटेड वेव सिर्फ सेकेंड मीडियम को लेना देना है उससे, तो इसलिए न्यूमरेटर में सिर्फ K2 आ रहा है। वहीं रिफ्लेक्टेड वेव भाई अगर रिजिड एंड है तो इन्वर्ट हो जाएगी, और अगर फ्री एंड है तो सेम डायरेक्शन में रहेगी, तो इट कैन बी प्लस और माइनस, तो इसलिए यहां पे K1 माइनस K2 का टर्म अकर करेगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस से ये दोनों रेशियोज हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप इन्हें वेलोसिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड रिलेशंस K इक्वल्स टू ओमेगा बाय v। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एक बहुत बड़ा चंक है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है इस पे इंसिडेंट वेव तो है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है, और राइट वाली स्ट्रिंग पे ट्रांसमिटेड वेव। तो राइट वाली स्ट्रिंग पे तो टेक्निकली एक ही फंक्शन है, तो हम इसे इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से नजर आएगी। लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पे क्या हो रहा है, इस पे तो दो वेव्स हैं, एक तो इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड। तो क्या हो रहा है, हमने देखा अभी लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पे सुपरपोजिशन होगा, राइट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का, करेक्ट। सो सुपरपोजिशन से पैटर्न्स बनेंगे और उन पैटर्न्स को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रिंग पर पॉजिटिव x में जाने वाली वेव और नेगेटिव x में जाने वाली वेव स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बनाती हैं। ठीक है, तो अब स्टैंडिंग वेव पैटर्न स्टडी करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से a साइन ओमेगा टी माइनस kx, इसको y1 बोल देते हैं, y2 बोल देते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस kx। ओके, ये एक स्टैंडर्ड दो वेव्स हो गई
एक जा रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक जा रही नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ओमेगा और के सेम ले लिए। ओके, तो इनको जब आप सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का जो फंक्शन आएगा y1 प्लस y2, तो साइन सी प्लस साइन डी से आप कंक्लूड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ओमेगा टी कॉस के एक्स, राइट। तो आपका जो रिजल्टेंट वेव होगा वो होगा 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। अब आप एक सवाल उठा सकते हैं कि सर आपने इसे वेव क्यों बोला? ओके, इसमें क्या x माइनस टी दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें x प्लस बी टी दिख रहा है? नहीं। तो आप इसे वेव का नाम कैसे दे सकते हैं, राइट? तो वो अभी पता चल जाएगा कि हम इसे वेव क्यों बोल रहे हैं। पहली चीज तो इट सैटिस्फाइज द लीनियर वेव इक्वेशन। आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट करने की कोशिश करेंगे, ये उसे सेटिस्फाई कर देगा, तो ये वेव तो इसे बोलना पड़ेगा। पर ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, दैट इज वाई वी कॉल इट स्टैंडिंग वेव, क्योंकि ये वाले क्राइटेरिया आपको ट्रैवलिंग वेव में फुलफिल करना होता है। ओके, तो ये फंक्शन आ गया आपके पास भाई साहब 2a sin ओमेगा टी cos के एक्स। तो इस फंक्शन का क्या करना है वो देखना। इसको आप इस नजर से देखो, राइट, 2a cos के एक्स sin ओमेगा टी। तो लेट से आपने x फिक्स कर दिया स्ट्रिंग पे, आपने लोकेशन फिक्स कर दी, तो कहना है इसे ये पूरी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। तो आप इसे एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको मिल जाएगी। एक बार इसको गंदी नजर से देखो, समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? SHM हो रहा है। किसका SHM हो रहा है? x के रिस्पेक्ट पे SHM हो रहा है, राइट। तो आप अपनी स्ट्रिंग देखोगे और इस स्ट्रिंग पर इस पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट पर आप बात करोगे, मान लो ये पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू x नॉट। इस पार्टिकल पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, पर क्या एक साधारण एक मामूली सिंपल हार्मोनिक मोशन है? हाँ, ये एक साधारण सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पर हर स्ट्रिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है कि तुम कौन हो। तो हर पार्टिकल क्या बोल रहा है स्ट्रिंग पे कि हाँ मैं SHM कर रहा हूं। क्या तुम सबका एम्पलीट्यूड सेम है? नहीं, हम सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, राइट। हम में से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, हम में से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, यानी कि cos kx की वैल्यू 0 है। कुछ ऐसी चुनिंदा लोकेशंस हैं जहां पे cos kx की वैल्यू 0 है, तो वो पार्टिकल्स कहने को SHM कर रहे हैं पर उनका एम्पलीट्यूड क्या है? 0, मतलब वो शांति से बैठे हुए हैं। इसको हम नाम दिया था, क्या नाम दिया था? नोड्स, करेक्ट। ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जहां पे cos kx की वैल्यू क्या है? +1 या -1। इन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया था? एंटी नोड्स। ये कितने एम्पलीट्यूड पे SHM कर रहे हैं? ये 2a एम्पलीट्यूड पर SHM कर रहे हैं, करेक्ट, 2a एम्पलीट्यूड पर SHM। ऐसे भी पार्टिकल हैं जहां cos kx की वैल्यू 1/2 है, ऐसे पार्टिकल्स a एम्पलीट्यूड पर SHM कर रहे हैं। और सभी वैरायटी के पार्टिकल्स आपको इस पर्टिकुलर वेव में मिल जाएंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, राइट। आप किसी भी एक पार्टिकल से बात कर लो, लेट से मैंने इस पार्टिकल से बात की कि भाई क्या हाल है, तो बोल रहा है भाई सॉर्टेड है मोशन, मेरा मोशन है SHM और मुझे एम्पलीट्यूड की एक वैल्यू बताई हुई है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरी लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, x इक्वल टू x1 पे। किसी और पार्टिकल से बात करें तो x इक्वल टू x2 वाले पार्टिकल ने कहा कि भाई हम तो लकी हैं, हम भाग्यशाली थे, हम इसलिए भाग्यशाली थे कि हमारी लोकेशन पर cos kx की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। cos kx की वैल्यू 1 हो गई तो हमारे मोशन का एम्पलीट्यूड हो गया x2 पे 2 है। तो इस पूरी स्ट्रिंग पे ऐसे पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिनका सभी का मोशन SHM है, सभी पार्टिकल्स फेस में है, पर सबका एम्पलीट्यूड डिसाइड कर रहा है कि उनकी लोकेशन कहां है। ओके, तो इस तरीके से हम स्टैंडिंग वेव को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, तो अब स्टैंडिंग वेव में अलग अलग पार्टिकल्स का क्या हाल हो रहा है उसकी बात करते हैं और फील ले लेते हैं थोड़ी।
राइट? इस तरीके से एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। अब इस पार्टिकल से बात करो, ए पार्टिकल इसका नाम दे दे, तो ये बोलेगा भाई मैं नोड हूं, मैं वो दुर्भाग्यपूर्ण पार्टिकल हूं जहां पर एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, राइट? तो मैं SHM तो कर रहा हूं प्रिंसिपली, पर एम्पलीट्यूड क्या है? 0। सिमिलरली इसका भी यही हाल है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। वहीं आप इस पॉइंट की अगर बात करें, ये SL वर्ल्ड में घूम रहा है, SL वर्ल्ड में घूम रहा है 2a के एम्पलीट्यूड, इसको मजा आ गया, ये बोल रहा है भाई मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मैं 2a एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा हूं, मेरा नाम P है। सिमिलरली Q ले लो, R ले लो, Q ये भी 2a एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है, R ये भी 2a एम्पलीट्यूड में मूव कर रहा है, करेक्ट? इस तरीके से अगर आप P और Q की बात करें, बाकी सारे पार्टिकल भूल जाओ, P और Q की बात करो, तो कहना है से दोनों एंटी नोड्स हैं, बोथ कैन बी कैटेगराइज्ड एट एंटी नोड्स। तो फिर इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क यह है कि इनके जो फेजर्स हैं वो पाए से डिफर करते हैं, राइट? ये भाई साहब अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं तो ये भाई साहब नेगेटिव एक्सट्रीम पर, राइट? ये टॉप पर जाएंगे तो ये बॉटम पर जाएंगे, राइट? इस तरीके से इनके फेजर, P का फेजर अगर आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो Q का फेजर आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, राइट? पाई का फेज डिफरेंस इसमें आ जाएगा। वहीं आप अगर कोई और पॉइंट मार्क कर लो, लेट से आपने मार्क कर लिया M, आपने मार्क कर लिया N, करेक्ट? या फिर आप बात कर लो P और R की, P और R कहना से ऑल्टरनेट लूप में है, और जब P अपने मैक्सिमा पर है तो R भी अपने मैक्सिमा पर, राइट? तो इस तरीके से P और R मूव कर रहे हैं, करेक्ट? स्ट्रिंग पर साथ में मीन पोजीशन, साथ में एक्सट्रीम, साथ में टॉप, करेक्ट? Q और P इस तरीके से मूव कर, राइट? इस तरीके से। और अगर आप M और N की बात करें तो ये भी इस तरीके से मूव कर रहे हैं, पर इनका एम्पलीट्यूड कुछ कम होगा, लेट से इनका एम्पलीट्यूड A होगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग, फाइन। तो इस तरीके से ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। एक लूप के अंदर सारे पार्टिकल्स साथ में मूव करेंगे, राइट? और ऑल्टरनेट लूप्स में पाई का फेज डिफरेंस होगा, और सॉरी एडजेसेंट लूप्स में पाई का फेज डिफरेंस होगा, ऑल्टरनेट लूप्स सेम फेज डिफरेंस में एक्ट करेगी, ठीक है? तो अब इसकी कंडीशन ले लेते हैं, फिक्स ऑन बोथ साइड्स। मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है, ये दोनों छोर पर हमने इसे फिक्स कर दिया, एक फिक्स लेंथ पर हमने इसे फिक्स कर दिया, समथिंग लाइक गिटार स्ट्रिंग या और किसी भी स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग ले लो, दोनों साइड पे हमने फिक्स कर दी, इसकी लेंथ फिक्स है, राइट? और हम इसे प्लग करेंगे तो इस पर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव मतलब एक वेव इधर जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर दोनों का सुपरपोजिशन आपको एक स्टैंडिंग वेव देगा, राइट? तो कहना है इसे, अगर आप इस तरह की एक स्टैंडिंग वेव बनाएंगे तो इसका नाम दिया जाता है फंडामेंटल मोड, राइट? बेसिकली एक कुछ चुनिंदा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के क्वांटाज ऐसे होते हैं, कुछ चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जहां पे ये स्पेशल पैटर्न्स बनाएगी स्टैंडिंग वेव्स। और अगर आपकी स्टैंडिंग वेव इस तरीके से नजर आ रही है तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं? इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, राइट? ये आधी लूप लैम्डा बाय 2 को रिप्रेजेंट करती है, तो L इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। और इस तरीके से जो आपकी f आएगा, आप लैम्डा को 2 पाई बाय k करके f में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा v बाय 2l, राइट? अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और बढ़ाते 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 आप इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से कर देंगे कि ये स्ट्रिंग का शेप अब 2 लूप्स में नजर आने लगेगा, इस तरीके से। अब आपकी स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट? तो कहना है इसे, इस कंडीशन में आपका जो L है वो होगा लैम्डा के बराबर, करेक्ट? और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगा 2v बाय 2l, करेक्ट? तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ता जाएगा। इसको हमने क्या बोला था? सेकेंड हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड को फर्स्ट हार्मोनिक भी हम बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट
ओवरटोन, करेक्ट। तो ये सब नामकरण है, करेक्ट। और इस फ्रीक्वेंसीज पर आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर इस फ्रीक्वेंसी और इस डबल फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम इसे कोई फ्रीक्वेंसी दे दें तो क्या होगा? तो कुछ गंदा सा शेप बन जाएगा जिसपे हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे, राइट। हम स्टैंडिंग वेव बोल भी पाएंगे कि नहीं अभी हमें नहीं पता, ओके। तो कुछ तो बनेगा पर हम उसे स्टैंडिंग वेव नहीं बोलेंगे, ओके। देन आप इस तरीके से n नंबर ऑफ लूप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी जनरलाइज करोगे तो ये आ जाएगा mv/2l, ओके। तो कैन आई से एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि l लेंथ की है और दोनों एंड्स पर फिक्स्ड हैं, आप उसमें स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कर सकते हो। शर्त क्या है कि आपको कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज देनी पड़ेगी। कोई भी एरी गैरी रैंडम फ्रीक्वेंसी देके आप इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स नहीं बना सकते। आपको अगर ये स्टैंडिंग वेव बनाना है तो एग्जैक्टली इतनी फ्रीक्वेंसी देनी होगी। अगर आपको ये स्टैंडिंग वेव बनाना है तो एग्जैक्टली इतनी फ्रीक्वेंसी देनी होगी। अगर आपको n लूप्स बनानी है तो आपको nv/2l फ्रीक्वेंसी देनी होगी, ओके। तो इसी तरीके के मोस्टली आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ऑर्गन पाइप्स पे पूछे जाते हैं, वो कि साउंड वेव में, और सोनोमीटर पे पूछे जाते हैं। सबका फंडामेंटल ऐसे ही कुछ होता है, ओके। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी पढ़े ये आपको रिवाइज हो गए हों विथ प्रॉपर थॉरो डिटेल। मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव, उसके बाद एनर्जी ऑफ वेव, उसके बाद हमने पढ़ा सुपरपोजिशन, उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडिंग वेव। तो वेव के टॉपिक में यही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अभी हम अगला रिवीजन करेंगे साउंड वेव्स का, उसमें भी हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो मेक श्योर जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो इसी ऑर्डर में करें। और अगर आप पिछला टॉपिक नहीं समझ पाए इन डेप्थ तो आपको अगले में और दिक्कत आने वाली है। तो आप इस ऑर्डर का खास तौर पर ध्यान रखें और ढेर सारे क्वेश्चंस करें। हम ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मजा आया। थैंक यू।